आ रहे हैं चैप्टर 9 जो हमारा क्लास 8 की बुक का चैप्टर है। तो ये एनसीईआरटी वाले और सीबीएसई वाले दोनों देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक और सीबीएसई के बेस पे मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा चैप्टर क्या है आज? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमारे आज चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और बुक में हमारा ये चैप्टर का नाम दे रखा है सीबीएसई के रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके, तो हमने तो लास्ट क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। किस किस को याद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे रिप्रोडक्शन से, यानी कि बडिंग था, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन, तो ये सब स्पोर फॉर्मेशंस थे, ठीक है। आई मीन स्पोर फॉर्मेशन ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, हमें पता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला। Try to recall reproduction in plants which we studied. 7th में हमने reproduction in plants भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फ्लावर्स में होता है कि दूसरे फ्लावर में से वो एनिमल्स और वो इंसेक्ट्स जो लाते थे, फिर वैसे जो फ्यूजन होती थी, ठीक है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट क्लास में भी और सेक्सुअल भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन में कैसे होता है, जिसमें हमने सीखा था मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। तो जाइगोट ये हो गया हमारा। तो आज हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर होगा तो देखेंगे हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी अगर हो पाए तो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर ऑफ टेस्टिस है, जो एक, इसमें नाम तो नहीं दे रखा लेकिन मैं बता देता हूँ, जो एक सॉफ्ट टच स्किन से बना हुआ एक कवरिंग में स्टोर होता है, जिसको हम कहते हैं स्कॉटम। ओके, वो उससे कवर होता है, जो पीनस के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। ये इस तरीके के बहुत मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, 2 स्पर्म डक्स एंड अ पीनस। देख सकते हो ये 2 स्पर्म डक, एक इधर और एक पीनस है बीच में। इसमें ज्यादा मार्किंग नहीं दे रखी है, सीबीएसई में ज्यादा रफ्तार से पढ़ाया हुआ, अच्छे से विस्तार से। पहली बार एनसीईआरटी में कम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं। और ये क्या है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और ये पीनस है, पीनस में से क्या जा रहा है? ये यूरेथ्रा जा रहा है, जिसमें से यूरिन पास होता है। और ये हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब हमें नहीं दे रखा। अब ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स बनाते हैं, और जो स्पर्म डक के थ्रू, ये स्पर्म डक के थ्रू यहाँ से होते होते सीधा यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है। अब एक बात याद रखना, यूरिन और स्पर्म एक साथ पीनस से बाहर नहीं निकल सकते। एक टाइम पे पीनस से यूरिन बाहर निकलेगा, एक टाइम पे हमारा सीमेन बाहर निकलेगा। अब सीमेन क्या होता है वो भी समझ लो। स्पर्म जब यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हुए तब यूरिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार में यूरिन नहीं निकल सकता, तो यूरिन पहले ही पास हो चुका है। अब जब स्पर्म आए इधर, फिर वो स्पर्म इधर से पास होंगे। यहाँ पे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अब प्रोस्टेट ग्लैंड एक टाइप का फ्लूइड रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट फ्लूइड। और ये प्रोस्टेट फ्लूइड से जब स्पर्म मिक्स हो जाता है तब वो सीमन कहलाता है, ठीक है। वो सीमन बन जाता है, और वो जो सीमन होता है फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू पीनस
की हेल्प से बाहर निकल जाता है, आई मीन पीनस के थ्रू यूरेथ्रा के हेल्प से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, तो मैं वो CBSE की बुक ले लेता हूँ। चलो खुल गया। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन, बहुत इसमें इसके बारे में जानकारी है। अब टेस्टिस are present in a pair. These are held in a place by scrotum. मैंने आपको बताया था ये स्कॉटम में रहते हैं, और इसका डायग्राम भी अगर मैं आपको दिखा पाता जैसा बुक में दे रखा है मेरी बुक में तब अच्छा रहता, पर कोई नहीं। These are held in a place held by scrotum, जिसको हम स्कॉटल सेक्स भी कहते हैं। सेक्स वो वाला नहीं, SEX जो जिस सेक्सुअल एक्टिविटीज वाला नहीं, सैक जो बोरे वाला सैक नहीं होता, SACS वाला सैक। द स्कॉटम इज अ बैग ऑफ टच स्किन। The testes produce millions of male cells called sperms, and the male reproductive hormone called testosterone. अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी, आई मीन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए ये यूज होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये क्या हो रहा है? नोटपैड खोल लेता हूँ जिस पे लिख के स्पेलिंग बता दूंगा आपको। गलत हो गया। तो हमारे वो हार्मोन का क्या नाम है? क्या था हाँ, टेस्टोस्टेरोन ये नाम है उस हार्मोन का जो प्रोड्यूस करता है हमारा टेस्टिस स्पर्म्स और टेस्टिटॉइस, जो भी नाम हो उसका, वो प्रोड्यूस करता है। अब हमारा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा है प्रोस्टेट ग्लैंड? जल्दी बताओ। यस, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब the job of prostate gland is to secrete prostate fluid, one of the component of semen. The mixture of sperm and fluid is called semen or seminal fluid. This fluid passes through urethra to move out of the body during ejaculation. ओके, समझ गए? जो भी सीमन बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजैकुलेशन आई मीन पुलेशन। स्पर्म डक का दूसरा नाम क्या होता है? वास डिफरेंस। तो इसका भी पढ़ लेते हैं। द स्पर्म डक्स ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। यानी अब स्पर्म डक जो होता है वो टेस्टिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म को पहुंचाता है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो कलेक्ट सिक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड सच एज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेट फ्लूइड लेता है। These secretion along with sperm form the semen. This fluid helps the sperm in locomotion and their nourishment. छोटा सा होता है, यूनिसेलुलर सा होता है स्पर्म। अब उसको चलने के लिए थोड़ी एनर्जी भी चाहिए,
तो उसको इतने ज्यादा दूर जाना पड़ता है। स्पर्म पे आते, ये रहा हमारा स्पर्म, ये रहा, उसको इतना ज्यादा ट्रैवल करना है। अभी इसको यहाँ यूरेथ्रा से बाहर निकलना है, फिर उसके बाद इधर से इसको ट्रैवल करते 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 यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक। तो उसके लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है? नरिशमेंट से। नरिशमेंट किससे मिलेगा? प्रोस्टेट फ्लूइड से। पर उतना सारा प्रोस्टेट फ्लूइड को जल्दी जल्दी हमें ब्रेक डाउन भी तो करना होगा ना फूड में। तो वो किसका काम होता है? एक्सेल में एटीपी प्रोड्यूस करना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो आते हैं स्पर्म पर। स्पर्म के 3 पीसेस होते हैं। हेड, यहाँ से इतना हेड, मिडल पीस और एक पूरी टेल। हेड में हमारा न्यूक्लियस होता है जो फ्यूजन के वक्त हेल्प करता है। मिडल पीस में जितने भी ये दिख रहे हैं ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ताकि ये एटीपी प्रोड्यूस करे, एनर्जी मिले, तभी तो इतनी दूर ये जा पाएगा। इसको अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। और टेल जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करती है। तो समझ गए कि प्रोस्टेट फ्लूइड का क्या काम है। अब नेक्स्ट, यूरेथ्रा। Urethra is a tube inside the penis. It carries urine and semen at different times. मैंने बोला था ना एक साथ नहीं निकलेगा। कभी सीमेन निकलेगा एजैकुलेशन के टाइम पे, कभी यूरिन निकलेगा एजेक्शन के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद इट इज द continuing part of the excretory system that you learn about in previous class. हमें पता है the penis is the muscular organ present in males through which the urethra passes. Since it is muscular, it can expand and contract. Okay. During sexual activities, it expand and become excrete. तो फिर वो एक्सपैंड हो जाता है बहुत ज़्यादा। इट हेल्प इन ट्रांसफरिंग सीमेन फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रोल ऑफ पीनस इज टू पास यूरिन आउट ऑफ द बॉडी एंड टू हेल्प ट्रांसफरिंग ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पीनस के 2 काम है, एक तो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना और स्पर्म और सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव तक पहुंचाना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया। सोचो इतना कम सा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। और भी है, स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद, हाँ ओके। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बारी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और इसमें भी हमेशा की तरह सिर्फ 3 ही दे रखे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है सबसे पहले ओवरी। फिर ओवरी के बाद हमारा आता है फिलोपियन ट्यूब, या फिर उसको फिलोपियन ट्यूब के सिवाय ओविडक्ट भी कहते हैं। फिर हमारा आता है यूट्रस। फिर आता है हमारा सर्विक्स। फिर वर्जीनिया, वजाइना। जैसे मार्किंग में रखे, इसमें एकदम प्लेन दिखा रखा है, इसलिए अच्छे से आपको समझ भी नहीं आएगा। तो अब उसमें सबका अलग अलग काम होता है। ओवरी में हम फीमेल बॉडी में एग्स होते हैं। अब आप बोलोगे फीमेल एग कहाँ करती है? फीमेल तो डायरेक्ट बच्चा पैदा करती है। तो एग यानी ओवम, आपको तो ये पता होगा एग हो हमारा पता नहीं होगा। फीमेल बॉडी में एक एग होता है, मतलब इसमें एक नहीं पर बहुत सारे एग होते हैं। तो फिर वो एग निकलता है एक। फिर स्पर्म, अगर जब वो एग फिलोपियन ट्यूब में मौजूद है और तब अगर स्पर्म पहुंच जाता है उस एग को, फर्टिलाइज कर देता है, तब वो जाइगोट बन जाता है।
अब आप सोगे अच्छे हो गए। जाइगोट, ये तो फर्टिलाइजेशन ये सब तो उसमें होता है, प्लांट्स में वो ह्यूमंस में भी होता है, जाइगोट बनता है। फिर वो एक सिंगल सेल जाइगोट जो होता है वो स्लोली उसका 1 से 2 सेल होता है, फिर 4 सेल के स्टेज पे, फिर 8 सेल के स्टेज पे, फिर उसके बाद वो एक अर्ली एम्ब्रियो बन जाता है। अब वो एम्ब्रियो ट्रैवल यहाँ से करते करते यहाँ आता है, और जब वो एम्ब्रियो इम्पेलेशमेंट होती है तो वो यूट्रस वॉल पे चिपक जाता है, क्योंकि अगर वो स्टिक नहीं करेगा अपने आप को तब वो फ्लो आउट हो जाएगा फीमेल बॉडी से, फिर वो अपने आप को स्टिक कर लेता है इधर। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा उसमें बॉडी का ग्रोथ होती जाती है, और वो स्टेज जब उसके बॉडी पार्ट्स को हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये हैंड है, ये लेग है, ये हेड बन रहा है, ये स्टमक बन रहा है, तब उस स्टेज को हम कहते हैं फोटस, FOE। उस स्टेज को हम कहते हैं FOETUS, फ्यूटस। ठीक है, उस स्टेज को हम फ्यूटस कहते हैं। अब समझे क्या होता है फीमेल के बॉडी में। फिर वो धीरे धीरे ग्रो हो जाता है। फिर जो सर्विक्स होता है, आपको मैं कैसे समझाऊं, दिखाई नहीं रखा है, एक सेकंड पॉज करके अगर वो डायग्राम मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो मुझे मिल चुका है, आते हैं इसके ऊपर। तो इसमें आप देख सकते हो यूट्रस, यहाँ पे जो ये स्पेस है, यहाँ ये होता है हमारा यूट्रस, ये है हमारा फिलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये आपके अभी काम का नहीं है, ये आपके अभी काम का नहीं है। ये हमारा होता है सर्विक्स, जो इतना स्पेस है, और उसके बाद ये होता है हमारा वजाइना। अब सर्विक्स आप देख सकते हो उसमें बिल्कुल जगह नहीं है, वो इसलिए होती है ताकि स्पर्म्स का एंटर करने की प्रिवेंशन की जा सके, यानी कि बहुत कम रास्ता होगा तो स्पर्म नहीं आ पाएंगे। फिर आप सोचोगे कि एग को फर्टिलाइज करना है तो फिर रास्ता बंद क्यों करते हो, और वो फिर तो स्पर्म और चाहिए होंगे। 1-2 स्पर्म नहीं आते हैं, 4-5 मिलियन स्पर्म्स एक बार में आते हैं, तो वो सारे अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो गड़बड़ हो सकती है। वैसे कि ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा वेस्ट यहाँ इकट्ठा हो जाएगा बेबी के लिए, और हो सकता है 2-3 स्पर्म एक बार में वो एक एग में घुस जाए, तब फिर अब उसका दिक्कत तो अब मुझे नहीं पता। तो फिर यहाँ पे प्रिवेंशन होती है, तो यहाँ पे तो हाफ स्पर्म्स तो यहीं पे आउट हो जाते हैं, इसको पार ही नहीं कर पाते, कितने फंस के मर जाते हैं, कितने यहीं पे फंस मर जाते हैं, कहीं फंसे ही रह जाते हैं। फिर जो इधर निकलते हैं, हम उन्हें नहीं पता एग इस साइड है, एग इस साइड है, तो इधर भी 50-50 हो जाता है, इधर भी हाफ इधर चले गए, हाफ इधर चले गए। अगर एग इधर है तो फिर इधर हाफ हो गया, यानी 1/4 इधर पहुंचे। अब ये भी बहुत पतला रास्ता होता है, तो इसमें भी कम करके कुछ अब 1000-10,000 के आसपास पहुंच जाते हैं एग के पास। ठीक है, अब एग में घुसने लगते हैं, और एग में घुसना भी आसान नहीं है। एग में भी घुसना एक टाइप से जैसे 10वीं मंजिल से छलांग मार के बच जाना टाइप का होता है, पर हाँ घुस जाते हैं एग में भी। फिर बहुत ज़्यादा आधे घंटे तक घुसते घुसते जब एक स्पर्म का हेड अंदर घुस पाता है, तब फिर वो स्पर्म अपने आप अंदर पुल हो जाता है, और फिर एक फ्लूइड उस एग में निकलता है जो बॉल को एकदम टाइट करता है, और ऐसे साइड होता जाता है, और जितने भी स्पर्म अपना हेड घुसाने की कोशिश कर रहे हैं सबका हेड बाहर कर देता है। फिर वो फ्यूजन होती है उसकी, फिर वो इधर से आते इस रास्ते से इधर पहुंचते। फिर इधर आने के बाद जब बेबी हो जाता है बड़ा, तब ये सर्विक्स जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, एकदम ऐसे खुल जाता है पूरा, और ये भी खुल जाता है। तो ये सर्विक्स और वेजाइना मिलकर एक बर्थ कैनाल बनाते हैं फॉर द न्यू बॉर्न बेबी।
ओके, इतना क्लियर है। अब थोड़ा बुक से भी पढ़ लेते हैं। ओवरीज, किस ओवरी की बात हो रही है? इस ओवरी की। Each human female possesses two fist-sized ovaries in her abdominals। और अब abdominals में फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें उसके पास 2 फ्रिस्ट साइज ओवरीज होती है। आप सोच सकते हो फ्रिस्ट साइज। और जो एग निकलता है वो यूनिसेलुलर होता है। तो फिर आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे एग होंगे उस फ्रिस्ट साइज ओवरी में। ओके, अब सुनो। फीमेल आर born with 100 of developed egg cell or ova, singular ovum. These eggs are stored in the ovaries, and after puberty, one of them is released by ovary every month। यानी प्यूबर्टी जब हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन जब गर्ल के फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, वो 13-14 ईयर्स की हो जाती है, तब से उसके बॉडी में हर मंथ एक एग निकलना शुरू हो जाता है। Unfertilized egg disintegrate and passes out during menstruation. Ovaries also release estrogen hormone, which is responsible for secondary sexual characteristics। जैसे हमारे मेल में कौन सा हार्मोन था? टेस्टोस्टेरोन। तो फीमेल में अब कौन सा हार्मोन आया हमारा? इंट्रोजन। ओके, ये हमारा इसमें हार्मोन है। और इसमें हमारा वो गैमीट क्या है? एग है, या फिर ओवम बोल सकते हो आप। फिलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। The fallopian tube or oviduct, it is the narrow tube through which the egg cell travels to the uterus। अब ये एग सेल जो इधर से इसी fallopian ट्यूब से ट्रेवल करता करता यूट्रस में आएगा। ओके, the sperm entering the reproductive system of female swims up to the egg cell in the oviduct। अब यानी कि जो स्पर्म आता है वो यूट्रस में एग से मिलता है, उसको यहाँ से पूरा ट्रैवल करके फिलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ कहीं पे एग से उसकी मीटिंग होती है, यानी कि वहाँ पे मैटिंग होती है, वहाँ पे एग से वो मिलता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कुछ इस जगह के आसपास में होता है। फिर इधर से 2 सेल्स यहाँ हो जाते हैं, 4 सेल्स यहाँ पर, 8 सेल्स यहाँ पर, और अर्ली एम्ब्रियो यहाँ, फिर दूसरा अर्ली एम्ब्रियो यहाँ, और फिर एम्ब्रियो इंजेक्शंस यहाँ पे चिपकेगा। अब आप बोलोगे आप मेरे को कैसे पता है? मेरे बुक में दे रखा है कि किस स्टेज पे कैसा होता है। ओके, नेक्स्ट। Each ovary is connected to the uterus by an oviduct. The sperm entering the reproductive system of female swims up to the egg in the oviduct। हमने पढ़ लिया। The fertilization takes place in the fallopian tube and the zygote form। There are very tiny hair in the fallopian tube called cilia। ठीक है, which aid in the smooth passage of the egg, fertilized or unfertilized, to the uterus। Uterus is an inverted pear-shaped muscular bag with very soft inner lining. The inner secretes some fluids and is supplied with lot of blood vessels, bringing nourishment and gases
through blood. The uterus holds the fertilized egg and nourishes it till it is fully developed baby. The developing baby makes connection with the uterus wall and blood vessels so that it receives the nourishment. अब अगर आपको ना समझ आया हो तो मैं बताता हूँ. यूट्रस एक पियर शेप का मस्कुलर बैग है जिसके अंदर सॉफ्ट इनर लाइनिंग है. क्योंकि आपको मैंने बताया था वो जो बेबी आकर उस पर स्टिक करता है, अपने आप को उस पर अटैच करता है, तो उसके लिए सॉफ्ट होना चाहिए, वरना फिर बेबी को डैमेज हो सकता है. तो वो सॉफ्ट होता है. वैसे यहाँ पे सॉफ्ट कम खुरदुरा ज़्यादा लग रहा है. बैक टू द टॉपिक. और उसमें बहुत ज़्यादा ही ब्लड वेसल्स होते हैं उस जगह पे, जो बेबी के लिए नरिशमेंट, गैसेस, ब्लड सब लाते हैं, जो बेबी के लिए ज़रूरी है. ठीक है, वो किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. क्योंकि यूट्रस फर्टिलाइज्ड एग को नरिश करता है तब तक जब तक वो फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता बेबी में. तो उसके लिए बेबी को यूट्रस वॉल और जो ब्लड वेसल्स है यूट्रस वॉल में, उसके साथ खुद को अटैच करना पड़ता है ताकि उसको नरिशमेंट मिले. ठीक है. सर्विक्स. The cervix is a ring of muscle located at the lower third portion of the uterus. It forms a barrier between the uterus and vagina until birth. The baby is held in the place by the cervix. During birth, the cervix expands and the baby passes through it. अब सर्विक्स एक रिंग टाइप का मसल है जो लोअर थर्ड पोर्शन जो यूट्रस का होता है वहां पे होता है, यानी ये लोअर थर्ड में यहाँ तक ये सब होते हैं. It forms a barrier between uterus and vagina. ये वेजाइना और यूट्रस के बीच में एक बैरियर बना हुआ है. आप सोच सकते हैं इसमें से कोई इतना बड़ा सा भी एग निकल सकता है? इम्पॉसिबल है. जब तक वो यूनिसेलुलर ना हो वो निकलेगा ही नहीं. अब बेबी तो यूनिसेलुलर होता नहीं, इतना बड़ा एक्सपैंड हो जाएगा बेबी तो वो नहीं निकल पाएगा. इसलिए ये होता है ताकि बेबी अगर डेवलप्ड हो रहा हो तो गलती से वो गिर ना जाए नीचे, गिर ना जाए तो वॉश अवे ना हो जाए. इसीलिए बेबी अपने आप को अटैच भी कर लेता है इधर, और इधर से ये लॉक भी रहता है कि बाय चांस अगर अटैचमेंट हट गई या बेबी ने अटैच नहीं किया तो वो फर्टिलाइज्ड एग वॉश आउट हो जाएगा यहाँ से मेंस्ट्रुएशन के साथ. वजाइना. It is an elastic long muscular canal that connects the cervix to the outside of the body. जो cervix को body के outside से connect करता है. It is a tube that receives the penis that ejaculates semen during mating. यानी इसी जगह पे ये जो ट्यूब है ये पीनस, यानी यहाँ पे पीनस आता है मेल का, और वो इजैकुलेशन के ड्यूरिंग इजैकुलेट करता है सीमेन को ड्यूरिंग मैटिंग, यानी मैटिंग के वक्त. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इट इज द सेम ट्यूब थ्रू विच द ब्लड फ्लोज आउट. यानी जब फीमेल मेंस्ट्रुएशन करती है यानी उसका जो ब्लड निकलता है तो यही जगह है जहां से उनका ब्लड निकलता है. ओके. Along with cervix, it make the birth canal for the baby. cervix के साथ मिलकर ये एक बर्थ कैनाल बनाता है. मैंने बताया था जब बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है 9 मंथ के बाद तो ये सर्विक्स एक्सपैंड कर जाता है, और सर्विक्स और वेजाइना एक स्पेस बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं जिसमें से बेबी बाहर निकल सके, उसको हम कहते हैं बर्थ कैनाल. यही तक था आज का वीडियो. कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट में बताओ, और आगे का पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा. कमेंट लाइक एम पूरा कर दो. लाइक एम है हमारा 50 लाइक्स. हाँ 50 लाइक्स ठीक है. 50 लाइक्स पूरा कर दो, तुरंत वीडियो आ जाएगी. इसकी वीडियो तुरंत आ जाएगी. वैसे आज एक और वीडियो आने वाली है
एक्सपेरिमेंट वीडियो है, आप देख लेना। अब टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक कर देना, शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा। बाय बाय।